गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सेरोलॉजी के सिलेबस में हम आपको इससे पहले लास्ट लेक्चर्स में वेल्फ हेलिक्स रिएक्शंस या वेल्फ हेलिक्स टेस्ट के बारे में मैंने बताया था कि व्हाट इज द वेल्फ हेलिक्स रिएक्शन, क्या होता है और उस टेस्ट को कैसे परफॉर्म करते हैं और कैसे परफॉर्म किया जाता है एंड प्रोसीजर प्रिंसिपल, ये सब भी मैंने आपको बताया था। और उसी समय मैंने बताया था कि आप लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा पॉल बनल टेस्ट या फिर पॉल बनल रिएक्शन भी बोल सकते हैं इसको। दूसरी बात है, मैं आपको बताया था कि ये जो चैप्टर आप लोग चल रहा है वो चैप्टर था आपका, ठीक है, हेट्रोफिल एंटीजन या हेट्रोफिल रिएक्शन की बात हम करते हैं। इसमें दो आए थे, वेल्फ हेलिक्स एंड पॉल बनल। पिछले लेक्चर्स में भी मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सी बात बताया था। जब आपको टाइप्स ऑफ एंटीजन में पढ़ा रहा था तो वहां पर आप लोग हेट्रोफिल एंटीजन जब पढ़ा रहे थे तो उसमें एक वर्ड आया था फोर्समैन एंटीजन, भी मैं आपको उसी टाइम बताया था। और जब हेट्रोफिल एंटीजन की बात हो रहा था तो वहां पर मैंने 3 टेस्ट का नाम आपको दिया था, वेल्फ हेलिक्स, पॉल बनल एंड एक कोल्ड की बात मैंने दिया था कि 3 प्रकार के कोल्ड एलिमिनेशन, आई मीन 3 प्रकार के वहां पर एंटीजन, हेट्रोफिल एंटीजन या 3 टेस्ट वहां पर मैंने आपको बताया था। और तीनों में ये भी मैंने बताया था कि वेल्फ हेलिक्स जो होता है वो टाइफस बैक्टीरियल बैक्टीरिया के लिए मैंने दिया था। पॉल बनल के बारे में वहां बताया था कि जो इन्फेक्शन होता है ये मोनोन्यूक्लियोसिस की बात करते हैं, ये किसके द्वारा होता है, एप्स्टेन बार वायरस। इसके बारे में भी मैं डिटेल में आप लोगों को बता चुका हूँ। आज की जो टॉपिक रहेगा इसमें वही एप्स्टेन बार वायरस के द्वारा अगर कोई व्यक्ति इन्फेक्ट है तो उसको कौन सा डिसीज होता और उस डिसीज के केस में हम लोग टेस्ट कौन सा लगाते हैं, तो वो लगाते हैं पॉल बनल टेस्ट। इसमें कुछ लाइनें नोटेड कीजिए, फिर आप लोगों को समझ में आएगा कि एक्चुअल में ये टेस्ट क्या होता है या इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है। This test done for किसके लिए, done for infectious मोनोन्यूक्लियोसिस, ठीक है, इन्फेक्टियस मोनोन्यूक्लियोसिस। ये किसके द्वारा होता है, caused by Epstein Barr वायरस। ये जो टेस्ट हम लोग करते हैं ये टेस्ट किसके लिए किया जाता है, इन्फेक्टियस मोनोन्यूक्लियोसिस। आई मीन कोई भी ह्यूमन या कोई पेशेंट को क्या हुआ है, मोनोन्यूक्लियोसिस से इन्फेक्टेड है, अर्थात इसका रीजन, इसका कारण क्या होता है भाई, एप्स्टेन बार वायरस। आई मीन कोई पर्सन एप्स्टेन बार वायरस से इफेक्टेड है या इन्फेक्ट हुआ और उसको मोनोन्यूक्लियोसिस जनरेट हुआ डिसीज। इसके द्वारा उसको कैरेक्टर क्या आता है, ग्लैंडुलर फीवर, अभी मैं आगे दूंगा कैरेक्टर्स में। तो मेनली याद रखना, स्पेशली जो पॉल बनल टेस्ट होता है ये किसके लिए होता है, इन्फेक्टियस मोनोन्यूक्लियोसिस के लिए होता है। ओके, अब एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना, ये आप लोग किसके अंतर्गत पढ़ रहे हो, हेट्रोफिल के अंतर्गत पढ़ रहे हैं एंटीजन के, तो श्योर है इसमें हेट्रोफिल एंटीजन लिया जाएगा। अब क्या रहेगा, जैसे एप्स्टेन बार वायरस है, सपोज दैट कोई पर्सन है वो इन्फेक्टेड हुआ, ओके, मान लेते हैं कोई पर्सन है वो इन्फेक्टेड हुआ अगर इससे, तो इसके अगेंस्ट में क्या बन जाएगा, एंटीबॉडी जनरेट होगा। अब हम जो टेस्ट परफॉर्म करेंगे वो इसी सेम एंटीजन, जो एप्स्टेन बार वायरस जो है, इसी एंटीजन के जस्ट सिमिलर बट
नॉट सेम स्पीसीज, डिफरेंट स्पीसीज से उसको का एंटीजन इससे क्या कराते हैं, क्रॉस रिएक्शन कराते हैं और फिर एग्लूटिनेशन देखते हैं। तो ऐसे एंटीजन जो डिफरेंट स्पीसीज एंड सेम कैरेक्टर्स वाले होते हैं उनसे रिएक्ट होते हैं, उनको हमने आपको बताया था हेट्रोफिल एंटीजन। वहां पर बहुत डिटेल में मैंने आप लोगों को हेट्रोफिल एंटीजन के बारे में समझाया नहीं था कि क्या होता है हेट्रोफिल एंटीजन, उसके डिफिनेशन भी मैंने आपको दिया था, ठीक, कि हेट्रोफिल एंटीजन्स आर अ टाइप ऑफ हेट्रो एंटीजन्स दैट आर प्रेजेंट इन टू डिफरेंट स्पीसीज। ये भी मैंने डिफिनेशन दिया था कि जो होते तो मतलब क्या ये प्रेजेंट दो डिफरेंट स्पीसीज भी क्या होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं बट दे शेयर एपिटॉप्स विद ईच अदर, मतलब लेकिन उनका एपिटॉप क्या करते हैं, शेयर कर सकते हैं। ये बात उस समय भी क्लासेस में आपको बहुत अच्छे से बताया था। बेस एंड एपिटॉप, एपिटॉप वाला पोर्शन जो एंटीजन का जो क्या करता था, रिएक्ट होता था, ठीक है। दो पोर्शन था, पैराटॉप और एपिटॉप, बहुत अच्छे से आप लोगों को बताया थे कि पैराटॉप एंटीबॉडी में, एपिटॉप आपका एंटीजन में। ये एपिटॉप जो होते हैं सेम होते हैं लेकिन उनका बेस जो होता है डिफरेंट, ये किसी दूसरे स्पीसीज का, ये किसी दूसरे स्पीसीज में, एज द सेम, जैसे यहाँ पर भी आपको मिलेगा कि एप्स्टेन बार वायरस और फिर ये सिप की बात है, ठीक है। तो याद रखना कि जो ऑर्गेनल टेस्ट होता है ये किस केस में होता है भाई, इन्फेक्टेड मोनोन्यूक्लियोसिस, मोनोन्यूक्लियोसिस के केस में होता है। दूसरी लाइन में समझ सकते हैं इन दिस, ठीक है, इन दिस टेस्ट क्या यूज करते हैं, सिप आरबीसी, रेड ब्लड सेल, जिसको हम लोग बोलते हैं आरबीओ एंटीजेंस are used to detect cross reacting antibodies in patient से। ध्यान देना, इस टेस्ट में हम लोग क्या लेते हैं भाई, इन दिस टेस्ट सिप आरबीसी क्या यूज किया जाता है, हेट्रोफिल एंटीजन के रूप में सिप का आरबीसी। ये क्या होता है भाई, ये एंटीजन्स यूज टू डिटेक्ट क्रॉस रिएक्टिंग एंटीबॉडीज इन पेशेंट सीरम, मतलब पेशेंट का जो सीरम जो हम बात कर सकते हैं, पेशेंट के सीरम में हम लोग क्रॉस रिएक्शन कराते हैं, किससे, सिप के आरबीसी। तो हेट्रोफिल एंटीजन के रूप में क्या लिया गया यहाँ पर, सिप आरबीसी, ओके। एक बात इसमें आता है कि इस टेस्ट को अगर परफॉर्म करते हैं, जो इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस होता है, एक्चुअल में होता क्या इन्फेक्टेड मोनोन्यूक्लियोसिस, उसके बाद मैं इसका आपको टेस्ट का ठीक है लिख सकते हैं इसमें प्रोसीजर या मेथड। इसको आप नोट करिए कि दिस टेस्ट डन फॉर इन्फेक्टियस मोनोन्यूक्लियोसिस, जो कि किसकी वजह से होता है, एप्स्टेन बार वायरस की वजह से होता है। दूसरा मैंने इसमें लाइन दिया है कि इन दिस टेस्ट सिप, इसमें कौन सा, इस टेस्ट में हम लोग क्या यूज करते हैं, सिप आरबीसी। ये मैं इससे पहले भी जब आपको इंटरप्रेट बताया तो बताया था आप लोग को हॉर्स, सीप, गोट, ठीक है, ये सब मैं वहां आप लोग को बता चुका हूँ। तो सिप की आरबीसी यूज करते हैं, ये यूज होता है, देखो आरबीओ एंटीजेंस जो होता है यूज टू डिटेक्ट, किसके लिए करते हैं, क्रॉस रिएक्टिंग एंटीबॉडीज इन पेशेंट के जो सीरम में जो एंटीबॉडीज है उससे क्या कराते हैं, क्रॉस रिएक्टिंग कराते हैं, किसका, सिप आरबीसी का, ओके। ये तो लाइन यहाँ पर हुआ। हम चलते हैं इसका मेथड पर, ये टेस्ट को कैसे परफॉर्म करते हैं, ये आप लोग यहाँ इसको पढ़ेंगे, आप लोग लैब में इसको टेस्ट का नहीं मिलेगा। हाँ, इसका मेथड है एंड सबसे इंपॉर्टेंट इससे जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो इन्फेक्टेड मोनोन्यूक्लियोसिस वगैरह से बनते हैं। मेथड का ये प्रोसीजर जो है, इसके कई स्टेप हैं, इसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा। 2-3 चीज बातें इसमें है। ट्यूब की रैक ले लेंगे आप लोग, ठीक है, इस तरह से इसमें ट्यूब आप लोग लगाएंगे,
ये जैसे पिछले भी आप लोगों ने पढ़ा है उसको सीरम को डाइल्यूट करने वाली बातें उसी तरह चलेगा, क्योंकि इसमें टाइटर देना पड़ेगा, वो भी आप लोगों को मिलेगा। जब टाइटर देंगे तो वहां से स्टार्ट करके आप लोगों को मैक्सिमम तक जाएंगे, ये टाइटर देने की बात आएगी। उसके बाद इसको हम लोग लेंगे टेस्ट परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप इसमें आप लिखिएगा पेशेंट सीरम कितना 2 ml is inactivated in a water bath. Inactivated in a water bath at 56 degree centigrade Celsius for 30 minutes. दूसरा स्टेप, a rag containing containing 2 rows ठीक है। नेक्स्ट, in the first tube of each rows is placed 0.9 ml milliliter of 0.85% saline की बात हम कर लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट रहेगा आप लोगों का इन द रिमेनिंग tube of each row is placed 0.5 ml of 0.85% NaCl solution to the first tube of each row of 0.1 ml and 0.1 milliliter of serum is added and mixed. And mixed properly. नेक्स्ट रहेगा, ठीक इतना आप लोग देखिए, फिर आगे चलते हैं। मेथड में इसमें सबसे पहले आप लोगों ने क्या किया है, पेशेंट सीरम 2 ml। इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पेशेंट का सीरम लेना है, लगभग सीरम कितना होना चाहिए 2 मिलीलीटर। ओके, ध्यान देना, पेशेंट सीरम 2 मिलीलीटर is inactivated in a water bath at 56 degree Celsius for 30 minutes. फर्स्ट लाइन। दूसरी लाइन में दिया और रैक कंटेनिंग 2 रोज टेक, ठीक है, हम एक रैक लेते हैं जिसमें 2 रोज पड़े हों,
In the first tube of each row is placed 0.9 ml of 0.85% NaCl. Next line है in the remaining tube of each row is placed 0.5 milliliter of 0.85% NaCl solution. To the first tube of each row 0.1 milliliter of serum is added and mixed properly. ठीक, सपोज दैट हमने दो रो का इस तरह से मान लिया हमने दो ट्यूब लिया, एक रैक लिया, ये हुआ ट्यूब 2 मिलीलीटर क्या है इसमें पेशेंट का सीरम है। इसको हम लोग इनएक्टिवेट करते हैं वाटर बाथ पर, किस पर 56 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक। चलो यहाँ तक तो कर लिया। आगे हम लोग क्या करते हैं, एक रैक हमने लिया इस तरीके से जिसमें दो रो लगे हो। इन द फर्स्ट ट्यूब आई मीन देखो ये फर्स्ट रो की बात कर लेते हैं, सेकंड रो की बात। फर्स्ट ट्यूब फर्स्ट, सेकेंड सेकेंड, थर्ड थर्ड, फोर्थ फोर्थ, ऐसे एक ही क्या है ट्यूब है। इसमें करते क्या हम लोग हैं, इन द फर्स्ट ट्यूब ऑफ ईच रो इज प्लेस्ड 0.9 मिलीलीटर ऑफ 0.85% NaCl, मतलब NaCl का सॉल्यूशन होगी कौन सा 0.85% वाले को हम लोग क्या करते हैं इसमें ड्रॉप करते हैं। कितना 0.9 ml और 0.9। क्लियर। आगे क्या करते हैं हम लोग, इन द रिमेनिंग जो बाकी बचे हुए होते हैं ट्यूब ऑफ ईच रो इज प्लेस्ड 0.5 ml ऑफ। अब इन सब में क्या करते हैं हम लोग 0.5 ml, ध्यान देना आप लोग, इसमें 0.5 0.5 0.5 और 0.5 ml NaCl सॉल्यूशन में मिक्स किया। ओके, पुट अप कर दिए। अब क्या करना है, टू द फर्स्ट ट्यूब ऑफ ईच रो, इसमें और इसमें क्या करते हैं भाई 0.1 मिलीलीटर ऑफ सीरम इज एडेड। इसमें कितना ले लेंगे हम लोग 0.1 ml। इसमें क्या करेंगे, इसमें पुट अप करेंगे और इसमें करेंगे। जब 0.1 ml इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 1 ml। कितना हो जाएगा 1 ml, ये भी कितना हो जाएगा 1 ml हो जाएगा। यानी हमने इसमें कितना पुट अप किया 0.1 ml। ठीक, चलिए सही है। आगे हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें टू द फर्स्ट ट्यूब ऑफ ईच रो 0.1 ml ऑफ सीरम इज एडेड एंड मिक्स्ड प्रॉपर्ली, और इसको क्या करते हैं मिक्स कर लेते हैं। ठीक, इसके बाद क्या आगे की प्रोसेस देखना आप लोग, ये नोट करिए आप लोग इसको। नेक्स्ट लाइन रहेगा, देन 0.5 मिलीलीटर ऑफ डाइल्यूटेड, ठीक है, डाइल्यूटेड सीरम इज कैरीड over into tube टू मतलब 2 से 2 to 5 या 2 to 10 2 and so until tube 10, मतलब ओवरऑल हम कितना ट्यूब लेते हैं 10 ट्यूब। इस तरीके से करते हैं, 10 भी ले सकते हैं, 5 को भी कर सकते हैं। ट्यूब 10। इसके बाद इसमें क्या करना है, द लास्ट 0.5 मिलीलीटर being discarded।
being discarded या discarded, being discarded. नेक्स्ट क्या करेंगे इसके बाद, टू इच ट्यूब, ठीक है, टू इच ट्यूब 0.5 ml of washed sick fresh सिक आरबीसी, सिक आरबीसी का लीजिए या सिक सेल्स का लीजिए, इज एडेड, ठीक, thus giving a final serum of dilution of 1:20 up to 40, मतलब इसमें जो लोग टाइटर देते हैं वो 20 से 240 तक की बात है, ठीक। नेक्स्ट लाइन, देन वन रैक इच, देन वन, उनमें से कोई एक रैक, वन रैक इज incubated at 37 degree centigrade for 4 hours, कितने घंटे के लिए, 4 घंटे, 4 hours, and store overnight, and store overnight at 2 to 4 degree Celsius. In the next morning, next step रहेगा, in the next morning, racks of tube is re-incubated, tube is re-incubated at 30 degrees for 30 minutes. I mean इसको 30 मिनट भी ले सकते हैं, 1 hour for 32 for 1 hour and observe illumination. ये हुआ तो आप लोगों की पूरी प्रोसेस। इसमें देखिए सबसे पहले क्या बताया मैंने आपको, जितना आपको लिखे हैं उसको नोट कीजिए, उसके नीचे रहेगा कि नेक्स्ट स्टेप में देन 0.5 मिलीलीटर ऑफ द डाइल्यूटेड सीरम इज कैरिड ओवर इनटू ट्यूब 2 एंड सो अंटिल ट्यूब 10, मतलब 2 से और लास्ट तक कहां 10 तक जितना आप लिए हैं 10। द लास्ट 0.5 मिलीलीटर बीइंग डिस्कार्डेड, इसको डिस्कार्ड करते हैं, हटाते हैं। टू इच ट्यूब 0.5 milliliter of washed fresh sick RBC is added, thus giving a final serum dilution of 1:20 up to 1:240, मतलब इसका क्या क्या टाइटर की बात है। Then one rag is
incubated at 30 degrees centigrade for 4 hours, okay, and store overnight at 2 to 4 degree centigrade. In the next morning, racks of tube is re-incubated at 30 degrees centigrade, 37 degrees centigrade for 1 hour and observe एल्परेशन। हम एल्परेशन को देखते हैं, अगर हुआ तो पॉजिटिव, नहीं हुआ तो नेगेटिव। नाउ लेट्स अब देखते हैं। याद रखना कि ये टेस्ट ऐसा होता है जो क्या होता है, टाइम टेकन होता है। कैसा होता है ये, टाइम टेकन होता है, एडवांस नहीं होता, इसमें समय लगता है, कम से कम इसको हम ओवरनाइट, फुल ओवरनाइट आई मीन 12 घंटे का कम से कम इसको टाइम चाहिए। तो ये टेस्ट जो होता है टाइम टेकन होता है, याद रखना। इसकी पूरी प्रोसेस मैंने आपको बताया सबसे पहले कि आपको एक पेशेंट है, उसका सीरम लेंगे 2 मिलीलीटर, क्लियर हुआ। 2 मिलीलीटर सीरम लेने के बाद अब हमको क्या लेना है, एक डबल रैक लेना है या सिंगल रैक से भी आप कर सकते हैं, या इस तरीके से एक रैक लेना है जिसमें कितना हो सकते हैं 10 ट्यूब ऐसे आ सके। एक रैक लिया हमने, इस रैक को लेने के बाद हम इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले 2 साल, एक ये हुआ, एक दूसरी चीजें और है, आप सलाइन लेते हैं या सलाइन सोल्यूशन की बात करते हैं, ये वो भी कितना सलाइन है, 80.85% NaCl का सोल्यूशन है, ओके, इसमें सोल्यूशन भरा हुआ है। हमने यहाँ से सोल्यूशन को लिया, कितना यूज किया भाई, जो फर्स्ट ट्यूब था प्रोसेस में यही था कि पेशेंट का सीरम 2 ml लेना है आप लोगों को, उसको क्या करना है, इंक्यूबेटिंग, मैंने ये बताया था, उसको अच्छे से इनएक्टिवेट कर लेंगे वाटर बाथ में लगभग 56 डिग्री सेंटीग्रेड, लगभग कितने देर के लिए, 30 मिनट तक के लिए। चलो ठीक, वहां से सीरम हमको मिला। अब आगे के क्या करना है भाई, ट्यूब लेना है, ठीक, या 2 रैक लेना है ट्यूब वाली, और उसमें क्या करना है, जो फर्स्ट ट्यूब होगी, ध्यान दे, जैसे यहाँ पर जो फर्स्ट ट्यूब था, इस फर्स्ट ट्यूब में दोनों रैकों के फर्स्ट ट्यूब में हम लोग क्या मिलाते थे, क्या उसमें क्या पता किया भाई, 0.9 मिलीलीटर। देखो 0.9 मिलीलीटर हमने क्या किया, 0.9 मिलीलीटर हमने क्या यूज किया, NaCl सॉल्यूशन, ओके। चलिए ठीक, दोनों में हम लोगों ने से पुटअप किया। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था कि इन द रिमेनिंग, बाकी जो बचते हैं उसमें क्या करते हैं, ईच रोल इज प्लेस्ड 0.5 ml। अब इन सब में क्या किए, 0.5 मिलीलीटर हमने NaCl सॉल्यूशन मिक्स किए, मैं वो से उसमें पुटअप के उसमें डाला। अब जब सब पुटअप कर लेते, अब आगे करते क्या है, मतलब ट्यूब है, ट्यूब में हमें सॉल्यूशन पड़ा हुआ है, कौन सा, सलाइन की बात करते हैं या NaCl सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं, वो हमको ट्यूब में पड़ा हुआ है। अब आगे के स्टेप मैंने उसमें बताया था कि टू द फर्स्ट ट्यूब ऑफ ईच रो, यहां से ध्यान देना कि टू द फर्स्ट ट्यूब ऑफ ईच रो, जो दोनों रो का जो पहला ट्यूब होगा, ये इन दोनों में हम लोग कितना मिलाते हैं, क्या यूज करते हैं, उसमें मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट 0.1 मिलीलीटर ऑफ सीरम, क्या यूज करते हैं, 0.1 मिलीलीटर सीरम। तो 0.1 मिलीलीटर हमने क्या किया, सीरम, जब सीरम मिक्स करते हैं तो इसका ओवरऑल कितना हो गया, 0.9 और 1 कितना हो गया, 10 आई मीन 1 मिलीलीटर हमको यहाँ पर सॉल्यूशन तैयार हुआ, या 1 मिलीलीटर हमको मिक्सर मिल गया। अब आगे की स्टेप आप लोग ध्यान देना, मतलब केवल इन्हीं दोनों ट्यूबों में सीरम हमने कितना लिया, 0.1 मिलीलीटर। फिर आगे की स्टेप में हम लोग कैसे जाते हैं, देन 0.5 मिलीलीटर ऑफ द डाइल्यूटेड सीरम इज कैरीड, मतलब इस ट्यूब में से आप कितना लेंगे, जो मिक्सर है इसमें से 0.5 मिलीलीटर जो सीरम का जो मिक्स किया आप उसको लेंगे, इसमें मिलाएंगे, ये कितना हो जाएगा 1, फिर इसमें से इसमें, फिर इसमें, ऐसे ही लगातार आपको 0.5 मिलीलीटर लेकर चलते जाना है। और एट लास्ट में एक ऐसा आएगा कि जब इसमें से यहां जाएगा 0.5, फिर इसमें से 0.5 जब आप बाहर करोगे तो ये क्या होगा, आगे कोई ट्यूब नहीं है, तो इसको हम लोग डिस्कार्ड करते हैं, तो उसको हटा देते हैं। तो सबसे इसमें अगर हम बात करते हैं टाइटर का, तब ध्यान देना ये सबसे मैक्सिमम चला जाएगा, तो यहाँ कैसे सही आएगा कि उसमें हम लोग क्या करते हैं, इस क्रम से 0.5 लीटर उसको क्या करते हैं, पुटअप करते जाते हैं, और लास्ट हम लोग उसको क्या करते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं। इसके बाद हम आगे की स्टेप करते हैं टू ईच ट्यूब, ठीक है ना, यहाँ देखना, देन 0.5 लीटर ऑफ द डाइल्यूटेड सीरम इज कैरीड ओवर इनटू ट्यूब। हमें ट्यूब में पुटअप किया,
2 and so until 10, तब तक जब तक वो कहां ना पहुंच जाए 10 तक, और फिर लास्ट जो बचता है उसको हम लोग क्या करते हैं, डिस्कार्ड कर देंगे। नेक्स्ट स्टेज जो होगा, टू ईच ट्यूब 0.5 मिलीमीटर। अब आप लोग एंटीजन, हेट्रोफिल एंटीजन कौन सा, सिप आरबीसी, फ्रेश सिप आरबीसी लेंगे। कितना, 0.5 मिलीलीटर। टू ईच ट्यूब, प्रत्येक ट्यूब में 0.5 मिलीलीटर वाल्व फ्रेश सिप आरबीसी ले लेंगे और उसको ऐड करेंगे। मतलब जो इसमें भी, इसमें और इसमें, तो ये भी सॉल्यूशन होने में, क्योंकि जब इसमें से इसमें मिक्स किया गया तो 1 बना, 1 से इसको हमने इसमें निकाले तो फिर से 0.5 आया, तो उसमें सिर्फ आरबीसी ऐड करते हैं, 10 गिविंग ऑफ फाइनल सीरम, और फाइनल डाइल्यूशन तक जाते हैं 22 to 40, 20, 40, 60, 80, ऐसे ही आप बढ़ते जाएंगे 160 एंड फिर 240। इस तरीके से आप इसका क्या जाएंगे, पैटर्न बढ़ते जाएंगे। तो 10 गिविंग ऑफ फाइनल सीरम डाइल्यूशन आप लास्ट तक हम जाते हैं 240 तक, आई मीन 5 और 6, इस तरीके से 10 हम ट्यूब तक गए। आगे अगर हम देखेंगे इसमें क्या होता है कि देन 1 रैक इज इंक्यूबेटेड। जब हम इसमें सिप आरबीसी आई मीन हेट्रोफिल एंटीजन मिक्स कर देते हैं, उसके बाद क्या करते हैं भी, उसको किसी एक रैक को, दोनों में से हम एक रैक को ले लेते हैं, फिलहाल रखना आपको दोनों है, हम एक रैक को लेते हैं, उसको इंक्यूबेट कर देते हैं कितने पर, 37 डिग्री सेल्सियस पर, कितने घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए, ओके। और उसको स्टोर कर देते हैं कितने, ओवरनाइट, कितने टेम्परेचर पर, 2 से 4, आई मीन रेफ्रिजरेटर में उसको हम लोग रखते हैं 2 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, कितने घंटे के लिए, आई मीन ओवरनाइट के लिए हम लोगों ने उसमें रख दिया। फिर जब मॉर्निंग में आप, नेक्स्ट मॉर्निंग आप देखोगे तो रैक निकालो, ट्यूब में रैक बाहर करोगे, जो ट्यूब है उसमें आप लोग क्या करोगे, उसको फिर से क्या करोगे, इंक्यूबेट करोगे। उसको बाहर निकालने के बाद रूम टेम्परेचर आई मीन 37 डिग्री सेंटीग्रेड, उसको फिर से क्या करोगे, इंक्यूबेट करोगे। जब वो इंक्यूबेट करोगे कितने देर तक के, 1 घंटे के लिए, मतलब आपने रूम टेम्परेचर ऐसे बाहर रखा, 1 घंटे के लिए जब आप लोग उसको बाहर रखते हैं, तो फिर ट्यूब में हम लोग क्या देखते हैं, एल्यूमिनेशन। अगर एल्यूमिनेशन हुआ तो टेस्ट क्या हुआ आपका, पॉजिटिव, नहीं हुआ तो क्या होगा, नेगेटिव। तो ये तो था आप लोगों का पूरा ओवरऑल पॉल बुनेल टेस्ट कैसे होगा, ये था इसका प्रोसीजर। सिंपल सा था, इसमें पैटर्न की बात आई है। आपको एक पेशेंट का 2 ml सीरम लेना, सलाइन लेना है, वो भी NaCl जो मिक्स है 0.85% NaCl अमीन सलाइन सॉल्यूशन है, वो लेना है, और आपको ट्यूब लेने हैं इस तरीके से। अब पहले ट्यूब में आप लोगों ने क्या मिक्स किया, 0.9 ml NaCl या सॉल्यूशन, NaCl सॉल्यूशन, बाकी में कितना आपने डाला, 0.5 ml। फिर क्या करेंगे, पेशेंट का सीरम लेंगे 0.1 ml, इसमें आपने मिक्स करेंगे, यहाँ मैंने आपको बताया था ये क्या हो जाएगा 1। जैसे इसमें मिक्स करेंगे फिर इसमें से क्या करेंगे, 0.5, यहाँ से 0.5 जो मिक्सिंग हुआ सीरम जो मिक्स हुआ है उसी को हम 0.5 में ले लेते हैं, इसमें मिक्स करते हैं। फिर मिक्स करने के बाद इसमें से 0.5 इसमें मिलाते हैं, फिर इसमें से इसमें, और ऐसे करते करते जो लास्ट बचता है उसको हम लोग क्या करते हैं, डिस्कार्ड उसको हटाते हैं, बाहर कर दिए। फिर जब ये बनकर तैयार हुई, इतना हम प्रोसेस कर लेते हैं। इस प्रोसेस के बाद अब हम लोग इसमें क्या मिलाते हैं, इस प्रोसेस के बाद इसमें यूज करते हैं सिप आरबीसी। देखो टू ईच ट्यूब 0.5 ml ऑफ वाटर, 0.5 मिलीलीटर हम लोग क्या लेते हैं, वाश एकदम फ्रेश सिप आरबीसी हमने लिया, वाश किया हुआ या सिप आरबीसी लिया, उसको उसमें क्या किया, पुटअप किया। जब पुटअप करते हैं तो क्या होता है, इनमें एल्यूमिनेशन आई मीन रिएक्शन होता है। याद रखना, उसको सब में ऐड करेंगे। जैसे ही ऐड करते हैं लगभग 240 टाइटर तक जाते हैं, इसको मिक्स किया, मिक्स करने के बाद इंक्यूबेट करते हैं कितने पर, 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर, कितने घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए। और ये ओवरनाइट हम लोग इसको स्टोर कर देते हैं। फिर 4 घंटे पहले इसको इंक्यूबेट करोगे, उसके बाद इसको ओवरनाइट करेंगे, स्टोर करेंगे 2 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। फिर अगेन नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग देखते हैं, ट्यूब को बाहर निकालेंगे या रैक को बाहर करेंगे और उसको इंक्यूबेट करेंगे 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर। रैक को बाहर किया, ट्यूब को हमने इंक्यूबेट किया 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक कितने घंटे के लिए, समथिंग 1, मैंने बताया कि 1 आवर के लिए हमने उसको क्या किया, इंक्यूबेट किया। उसके बाद हम लोग देखते हैं उसमें एल्यूमिनेशन अगर हुआ तो टेस्ट पॉजिटिव, नहीं हुआ तो टेस्ट नेगेटिव की बात आएगी। एक क्वेश्चन इसमें उठता है कि इन्फेक्टियस मोनोन्यूक्लियोसिस आखिर होता कैसे है या क्या होता है। तो याद रखना, इन्फेक्टेड मोनोन्यूक्लियोसिस जो
होता है, ये इसका रीजन होता है एप्स्टेन बार वायरस। ये जब आप लोग आगे वायरस वाले जब चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर आप लोग पढ़ने को मिलेगा एप्स्टेन बार वायरस क्या होते हैं। तो एप्स्टेन बार वायरस की वजह से आपको क्या होता है, मोनोन्यूक्लियोसिस होता है। और इस केस में आप लोगों को जनरली जो अगर हम बात करें कि 4 से 7 वीक में क्या होते हैं, इंक्यूबेशन इनका होता है या इंक्यूबेट होते हैं। जो मोनोन्यूक्लियोसिस की बात करते हैं, इन्फेक्टिस मोनोन्यूक्लियोसिस, ये 4 से 7 सप्ताह में वीक में क्या होते हैं, इंक्यूबेशन इनका होता है। इस केस में इन लार्ज लिम्फ नोड, जो लिम्फ नोड होते हैं वे बड़े हो जाते हैं, खास करके नेक पोर्शन पर। नेक पोर्शन पर जो लिम्फ नोड होते हैं उनमें स्वेलिंग आ जाता है, ऐसे उभरे उभरे आपको दिखने लगते हैं। ये लिम्फ नोड में स्वेलिंग का होना। दूसरी उसी बात है कि सोर थ्रोट का होना। फीवर में ग्लैंडुलर फीवर की बातें कर लेते हैं, रैशेस की बात कर लेते हैं। लीवर और स्प्लीन का इनलार्जमेंट, ये तो इसके मोनोन्यूक्लियोसिस की बात क्या है कि ये मोनोन्यूक्लियोसिस में होता क्या है, ये इतने कैरेक्टर्स आपको मोनोन्यूक्लियोसिस में जनरेट होते हैं। ऐसे केस में डॉक्टर्स आपको क्या डिस्कशन करते हैं, इसको जांच के लिए पोल बनल टेस्ट या पोल बनल टेस्ट के माध्यम से हम लोग ये देख सकते हैं कि कोई जो पेशेंट है वो पेशेंट एप्स्टेन बार वायरस से इन्फेक्टेड है या नहीं, आई मीन उसको मोनोन्यूक्लियोसिस है या नहीं। ओके, ये तो था आप लोगों का ओवरऑल पोल बनल टेस्ट। इस तरह से आप लोगों का हेट्रोफिल एंटीजन वाला जो चैप्टर था ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। इस चैप्टर में आपको जो भी टॉपिक पढ़ने को थे वो दोनों मैंने आपको बता दिया कि हेट्रोफिल एलिमिनेशन टेस्ट क्या होता है, मैं स्टार्टिंग बताया था डेफिनेशन, उसके बाद वेलफेयर सिलेक्शन बताया, फिर पोल बनल टेस्ट हो गया। नेक्स्ट चैप्टर जो आप लोगों का होगा वो पैसिव एलिमिनेशन टेस्ट होगा। जो भी आप लोग लेक्चर्स जाइएगा पिछले वीडियोज में जिसमें एलिमिनेशन टेस्ट के बारे में बताए हैं, तो वहां पर भी एक वर्ड आया है पैसिव और एक्टिव। एक्टिव एलिमिनेशन टेस्ट और पैसिव। अब जो टॉपिक चलेगा वो चलेगा पैसिव एलिमिनेशन टेस्ट। थैंक यू ऑल ऑफ यू।